Good morning, all of you. Now we are going to talk about our new chapter. अब हम अपने नए पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। नए चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारा ज्योग्राफी वाला चैप्टर है, भूगोल का हमारा ये पार्ट है। चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई हो कि जो जल के बारे में कुछ जानता ना हो। है हर कोई जो है नॉलेज रखता है वाटर के बारे में, जल के बारे में जो है हर कोई किसी के पास में नॉलेज होती है। जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं, जल के बारे में बात करते हैं, तो कुछ कॉमन सी चीज़ें निकल कर आती है कि जो जल है, जल का जो फॉर्मेशन है वो H2O से होता है कि मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के जो है दो तत्व मिलकर, हाइड्रोजन के कितने H के है ना, हाइड्रोजन के दो तत्व मिलकर और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर है, द सब्स्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड द सब्स्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 1 है कि हाइड्रोजन के दो तत्व मिलकर और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर जो है जल का क्या करता है, निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि वाटर की जब बात आती है, जल की जब बात आती है, तो हम अमूमन तौर पर ये सुनते हैं कि 70% जो पार्ट है 70% जो पार्ट है लैंड सरफेस का जो 70% पार्ट है जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, वो उसके 70% पार्ट पर, 71% भाग पर क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है, यानी कि जल है। और 29% जो पार्ट है वो किससे है, वो क्या है, उस पर सरफेस है, लैंड सरफेस है, लैंड है। धरातल है। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं कि जो हम वाटर के बारे में देखते हैं, जल के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। अब जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, संसाधन की बात करते हैं, तो क्या है संसाधन, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आखिर है क्या है, संसाधन आखिर है क्या। तो एक बहुत छोटी सी और बहुत कॉमन सी हम बात देखते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, रिसोर्सेज आर दैट थिंग्स और दैट रिसोर्सेज विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस, दैट थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन, कि वह वस्तुएं जो क्या हैं, मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव के लिए उपयोगी हैं, दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस, कि जो मानव के लिए उपयोगी हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं, उसे हम संसाधन का नाम देते हैं। तो अब भाई देखो, हमने डेफिनेशन में क्या बात देखी कि दैट थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर टू ह्यूमंस, कि वह वस्तुएं कि जो मानव के लिए उपयोगी हैं, वह क्या कहलाती हैं, वह संसाधन कहलाती हैं, वह रिसोर्सेज कहलाती हैं, दैट आर कॉल रिसोर्सेज, वह संसाधन कहलाती है। तो इट मीन्स वाटर इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर ह्यूमन, तो जल भी क्या है, मानव के लिए एक संसाधन है। बिल्कुल भाई, जल भी एक संसाधन है, बिकॉज ये यूजफुल है। आज ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, मानव जीवन की हम बात करें, तो शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा, शायद ही ऐसा कोई भाग होगा, शायद ही ऐसा कोई पार्ट होगा, या शायद ही ऐसा कोई जगह होगी मानव जीवन की कि जहाँ पर जल का उपयोग नहीं होता हो, वेयर वाटर इज नॉट यूज फॉर ह्यूमन लाइफ, कि जहाँ मानव जीवन के लिए जल उपयोगी ना होता हो। यहाँ तो सभी एस्पेक्ट जो हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मानव लाइफ, मानव
मानव के जीवन की जो समस्त जो वो भाग है, मानव जीवन का समस्त जो भाग है ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन का समस्त जो भाग है वह क्या है, उसमें कौन उपयोगी है, उसमें जो वाटर है, उसमें जो जल है वह बहुत उपयोगी है उसमें क्या है, जो जल है उसका हर जगह उपयोग होता रहता है। आज चाहे हम ड्रिंकिंग के लिए ले लें, आज चाहे हम बाथिंग के लिए ले लें, आज हम चाहे फूड के लिए ले लें, चाहे उनका प्रोडक्शन करना हो, चाहे उनको बनाना हो, निर्मित करना हो, फॉर्मेशन करना हो, हर जगह कहने का मकसद ये है कि हर जगह जो है जल जो है वो उपयोगी सिद्ध होता है, उपयोग में आता है, यूज़ में आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वाटर जो है हमारे लिए क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया, महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। संसाधन किसे कहते हैं, तो दैट थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर टू ह्यूमंस, कि वह वस्तुएं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम जल संसाधन का नाम देते हैं। और जहाँ जल संसाधन की बात आ जाती है, जहाँ जल की बात आ जाती है, तो जल भी हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 71% जो पार्ट है, 71% जो पार्ट है अर्थ सरफेस का, वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ में, किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि जल की जो उपलब्धता है उसमें बहुत परेशानी आती है। क्यों आती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 97% पार्ट है, 97% जो पार्ट है वो क्या है, वो सैलिन वाटर है। कि जो 97% भाग है, ये 97% जो भाग है वो क्या है, खारा जल है, यूजलेस है, अनुपयोगी है मानव के लिए। मानव उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता है, उसका क्या नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है साहब, हमने देख लिया कि जो जल है, 97% जो जल है उसका मानव उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो खारा है। और वह कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में। कहाँ पाया जाता है ये सैलिन वाटर, ओशियंस में। कहाँ पाया जाता है भाई, ओशियंस में। महासागरों में। यह पाया जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 97% जो वाटर है वो सैलिन वाटर है तो कितना, 3%, ओनली 3% जो है वो कैसा वाटर है, वो प्योर वाटर है। वो कैसा वाटर है, वो प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। ठीक है, अब भाई 3% जो है वो शुद्ध जल है टू यूज फॉर अस, हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। आउट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो, अब इसमें से भी देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 69% जो है वो एयर ग्लेशियर है। अब ये जो 3% है, ये जो 3% वो प्योर वाटर है। भाई हमने देखा कि 97% जो वाटर है, 97% जो जल है वो तो सैलिन वाटर है। ठीक है, वो तो खारा जल है और कहाँ पर है, वो जो है महासागरों में अवस्थित है, महासागरों में है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3% जो है, 3% जो है जो जल है वो प्योर वाटर है, वो शुद्ध जल है। कैसा जल है, शुद्ध जल है।
ठीक है। अब ये जो 3% है, इस 3% का भी है, इस 3% का भी, ये जो 3% जो जल आ रहा है हमारा प्योर वाटर है, ये जो 3% जो शुद्ध जल आ रहा है, इस 3% में भी क्या हो रहा है कि जो 69% है, 69% जो जल है वो कैसा है, वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यानी आइस्ड है, जमा हुआ है। किस रूप में? ग्लेशियर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर है। किस फॉर्म में? ग्लेशियर के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है। ठीक है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि 30% जो पार्ट है, 30% जो पार्ट है वो किस फॉर्म में है? वो अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म में है। ये 30% देखें, ये किस फॉर्म में है? ये अंडरग्राउंड है, यानी कि भूमिगत है, ये अंडरग्राउंड है। और कितना बचा भाई? कितना बचा भाई? तो 1%, ओनली फॉर 1% जो वाटर है, वो प्योर जो वाटर है वो हमारे लिए यूज होता है। वो मानव के लिए उपयोग होता है। तो इस तरीके से देखते हैं हम, इस तरीके से देख रहे हैं हम कि जो वाटर है, जो जल है, वो अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या बना हुआ है? हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। हमारे लिए जो है वाटर क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, जल संकट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे लिए बना हुआ है। वाटर क्राइसिस की जो कंडीशंस है वो हमारे लिए बनी हुई है। और वो क्यों बनी हुई है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 97% पार्ट है वाटर का, वो तो क्या है? सैलिन वाटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बचा हुआ 3% पार्ट है, जो प्योर वाटर है, जो शुद्ध जल है, उसमें भी क्या हो रहा है कि इस 3% का जो वाटर का, प्योर वाटर का जो पार्ट है, उसमें से 69% जो है वो ग्लेशियर के रूप में आइस्ड है, जमा हुआ है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और 30% जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड है, यानी 30% जो है वो भूमिगत जल है। और कितना? मेनली मीजरेबल 1% जो पार्ट है वो यूज फॉर ह्यूमन है, मानव के लिए उपयोगी है, मानव के उपयोग में आता है। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमने देखा कि भाई इतना कुछ जो है, तो अब जब हम इंडिया की बात करते हैं कि जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, एक बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वाटर है वो प्रीशियस गिफ्ट है कि बहुमूल्य उपहार है। किसका बहुमूल्य उपहार है भाई? ये किसका बहुमूल्य उपहार है? प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार है, जो मानव को दिया गया है, जो ह्यूमन को दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? जो नेचर ने दिया है, ठीक है, प्रकृति ने दिया है। अब इस प्रकृति के उपहार है, इस नेचुरल गिफ्ट की जो है हम बात करते हैं जब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जो कि एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यूजेबल वाटर की जब हम बात करते हैं, इंडिया में यूजेबल वाटर की जब हम बात करते हैं, तो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितना? 1869 लाख घन मीटर जो जल है वो भारत में उपयोग के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो क्या है? वो अवेलेबल है, उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब इसमें से भी क्या हो रहा है देखें, आउट ऑफ विच ओनली 1123 मिलियन क्यूबिक मीटर इज ब्रॉट इनटू यूज। कितना बतला रहे हैं भाई?
1123 क्यूबिक मीटर जो वाटर है, 1123 घन मीटर जो जल है, कितना भाई 1123 घन मीटर जो जल है। अब यहां पर देखें क्यूबिक मीटर जो है वो मेजरमेंट यूनिट है वाटर की। ये क्या है? ये जल की मापन इकाई है। व्हाट इज द क्यूबिक मीटर? देन क्यूबिक मीटर इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वाटर। कि जो घन मीटर है वो क्या है? जल की मापक इकाई है कि जिससे जल को मापा जाता है, बाय विच वी मेजर द वाटर है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि टोटल कितना, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो जो है 1869 बिलियन यानी 1869 बिलियन यानी कि 1869 लाख घन मीटर जो जल है वो यूजेबल है, उपयोग में लेने लायक है। बट उसमें से भी क्या हो रहा है? 1123 क्यूबिक मीटर, 1123 घन मीटर जो है जल जो है वो उसको हम उपयोग कर पा रहे हैं। अब इसमें से भी क्या हो रहा है भाई? देखें इसमें से भी क्या हो रहा है, देखें है हम उपयोग के लिए प्राप्त करते हैं, ब्राउट इन टू यूज है, आउट ऑफ दिस वाटर यूज बाय मैनकाइंड है। इसमें से भी जो है जो मानव है वह कितना उपयोग कर पाता है? 619 बिलियन क्यूबिक मीटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड 433 बिलियन क्यूबिक वाटर मीटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। मतलब क्या हो गया कि ये जो 1123 मीटर है, ये 1123 में से भी कितना है भाई? 1123 क्यूबिक मीटर। इसमें से भी कितना? 690 क्यूबिक मीटर जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? सरफेस पर पाया जा रहा है, धरातल पर पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? धरातल पर पाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ? सरफेस पर है। और बाकी जो बचा हुआ है लगभग ये कितना है भाई? लगभग बचा हुआ देखें तो यहाँ पर हम बात करते हैं 433 क्यूबिक मीटर। कितना? 433 क्यूबिक मीटर जो वाटर है वो कहाँ पाया जाता है? वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। वह भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या बतलाया जा रहा है? इन इंडिया इन द ईयर 2000 द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर वाज 634 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर देखें साल 2000 की बात की जा रही है कि जब भारत में कितना 634 लाख घन मीटर जल की आवश्यकता थी। भाई देखें हमारे पास में तो कितना था? 690 लाख घन मीटर जल जो है वो उपयोग के लिए था। ठीक है, सरफेस पर था। ठीक है, और उसमें से भी कितनी नीड है? 634 बिलियन क्यूबिक मीटर विच विल इंक्रीज टू अबाउट 1023 मिलियन, कि जो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1023 लाख घन मीटर हो जाएगी। ठीक है, कब तक? वर्ष 2025 में, इन द ईयर 2025 किस वजह से? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज है। तो किसके लिए, किस वजह से? कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीकरण के पड़ते दुष्प्रभाव के कारण जो है क्या हो जाएगा? हमारे लिए जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। कब की बात हो रही है भाई? ये ईयर 2025 की है। अब देखें
कि ऑल दोस्त है। अब यहाँ पर देखें इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ रही है कि हमारे लिए जो है वाटर अवेलेबल रहे, इसकी हमारे को कमी ना पड़े। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या किस चीज़ की नीड है, तो इसके लिए हमें जो है आवश्यक है, हमें नीड है वाटर मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट की। किसकी नीड है भाई, वाटर मैनेजमेंट की, यानी कि जल संरक्षण की। है किसकी नीड है भाई, वाटर मैनेजमेंट की। जल व्यवस्थापन की, जल संरक्षण की हमें नीड है, वाटर मैनेजमेंट की हमें नीड है। अब यहाँ जब मैनेजमेंट की बात आती है, वाटर मैनेजमेंट की बात आती है, तो ये मैनेजमेंट आखिर है क्या, ऑल दोज टेक्निक्स एंड स्कीम्स हैं, वह सभी तरीके, तकनीकें और वह सभी योजनाएं बाय विच वे अश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट एंड सेंसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। देखें कि भाई यहाँ पर व्यवस्थापन किसे कहा जा रहा है, वाटर मैनेजमेंट किसे कहा जा रहा है, ऑल दोज टेक्निक्स एंड स्कीम्स, वह सभी तकनीकें एवं वह सभी योजनाएं बाय विच we assure the distribution, development and sensible utilization of water, के जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल के वितरण को, जल के विकास को और जल के संवेदनशील उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। अच्छा भाई देखें, वह सभी तरीके, वह सभी तकनीकें, वह सभी तरीके और वह सभी योजनाएं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल के वितरण को सुनिश्चित करते हैं, जल के विकास को हम सुनिश्चित करते हैं, जल संसाधनों के विकास को हम सुनिश्चित करते हैं और जिसके माध्यम से हम जल के संवेदनशील उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। इन सभी योजनाओं को, इन सभी तरीकों को हम क्या कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट का नाम देते हैं। जल संसाधन का हम इसको, या जल संरक्षण का या जल व्यवस्थापन का नाम इसको हम देते हैं। अब जब हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, जल व्यवस्थापन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसके बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद में हमने क्या किया है, एवरी 5 ईयर प्लान, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हमने मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को हमने लागू किया है। हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी जो जल संसाधन हैं, उन्हें डेवलप करने की और उन पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को निर्मित करने का कार्य किया है। उन्हें फॉर्मेशन दिया है, उनका फॉर्मेशन किया है, किसका, मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स का। अब देखो भाई कि इसको मल्टीपर्पज क्यों कहा जा रहा है, यानी मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन। मोर देन वन है, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, प्लान है कि ऐसा प्लान, ऐसी योजना जो क्या करता हो, हमारे एक से अधिक कामों को पूरा करता हो, है, विच इज फुलफिल ओवर मोर देन वन पर्पज, है कि जो हमारे एक से अधिक उद्देश्यों को क्या करता हो, पूरा करता हो। तो हम उसको फिर क्या नाम दे रहे हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कि कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी परियोजना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो क्या करता हो, हमारे एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करता हो, है, विच प्रोजेक्ट बाय हु फुलफिल ओवर मोर देन वन
पर्पज है कि जो हमारे एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करता हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वाटर प्रोजेक्ट की बात आती है, जल परियोजना की बात आती है, तो इसे मल्टीपर्पज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी ये जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, हमारे एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जितनी भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं हमारे इंडिया के हैं, जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं हमारे भारत की हैं, जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जल परियोजनाएं हैं भारत की, वो क्या कर रही हैं, एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है। अब एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा कैसे कर रही है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे प्रिवेंटिंग द एडवर्सिटीज हैं सच एज ड्रॉथ एंड फेमिन, के जैसे सूखा और अकाल जैसी स्थितियों को ये क्या कर रही है, रोकने का प्रयास करती है और जल की उपलब्धता को, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को जो है ये अश्योर करती है। ठीक है, सुनिश्चित करती है। एंड आल्सो असिस्ट इन पोर्टेबल वाटर सप्लाई, और पेयजल की जो वितरण में जो है ये हमें सहायता करती है। इरिगेशन सिंचाई में के लिए हमें जल अवेलेबल करवाती है, वह जल उपलब्ध करवाती है। डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज मछली पालन का जो है ये विकास करती है। एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये क्या करती है, पर्यावरण के संरक्षण में हमें सहायता करती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो योजनाएं हैं ये क्या करती है, ये हमारे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है जी। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के कारण, इनकी उपयोगिता को देखते हुए, इनके यूज़ को देखते हुए, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है भाई प्रथम प्रधानमंत्री? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इन प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया है, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया है। आधुनिक भारत के मंदिरों का इन्होंने इसको नाम दिया है। अब देखें कि जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात आती है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात आती है, तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकारें हैं, वह क्या करती हैं, दोनों स्तर की सरकारें हैं, दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, हैं, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को रन करती है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को रन करती है, चलाती है। आज जैसे भाखड़ा नांगल है, आज जैसे रिहंद है, आज जैसे दामोदर घाटी है, आज जैसे हीराकुंड प्रोजेक्ट है, आज जैसे कोसी है, आज जैसे टिहरी है, ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनको कौन रन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। इनमें होने वाला जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी खर्च है, वो कौन उठाता है, वो केंद्र सरकार उठाती है। अब जैसे हम स्टेट लेवल की बात करें तो चंबल प्रोजेक्ट है, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, बीसलपुर प्रोजेक्ट है, ये कौन रन कर रहा है, इसको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। और इन पे होने वाला जितना भी एक्सपेंस है वो कौन लेता है, वो एक्सपेंस कौन करता है, वो खर्चा कौन करता है, वो खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भाखड़ा नागल है, रिहंद है, दामोदर है, हीराकुंड है, कोसी है, ये किसकी योजनाएं हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और जो चंबल है, जो माही बजाज सागर है और जो बीसलपुर प्रोजेक्ट है, ये किसकी है, ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं योजनाओं की, राज्य स्तर पर योजनाओं की बात जब हम करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे चंबल प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिलीजुली योजना है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की योजना है। स्कीम है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो भी आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक की स्कीम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये मिलीजुली योजना है। मयूराक्षी और फरक्का की जब हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल की योजना है।
माही प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये गुजरात और राजस्थान की योजना है। गंडक प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है स्कीम है। और मचकुंड प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की प्रोजेक्ट है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।